नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम फैक्टोलॉजी। मेरा नाम शिव है। इस सीरीज़ में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं और उनसे जुड़े फैक्ट्स को भी कवर करता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक कोटेशन, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉल कोपरा इन इंडिया? ये क्वेश्चन करंट इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। देखिए, हम कोपरा समझ लेते हैं पहले। कोपरा क्या है? बेसिकली आपने जो नारियल देखा है वही कोपरा है। तो इस कोपरा का जो थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं। ये देखिए, रिसेंटली क्या है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उसने क्या डिसाइड किया है, इसका जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, 2024 में क्या किया है, इसके एमएसपी को रिवाइज़ किया है। तो जो कोपरा है वो दो टाइप का होता है मेनली। एक होता है मिलिंग कोपरा और दूसरा होता है बॉल कोपरा। जो मिलिंग कोपरा होता है ये वाला, इसका जो बेसिक यूज़ जो होता है वो होता है ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। जो वेरियस पर्पसेस के लिए हमें ऑयल चाहिए होता है वो हम मिलिंग कोपरा से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो 2024 में जो इसका एमएसपी है वो रिवाइज़ करके कितना कर दिया है, 11,160 पर क्विंटल। तो इसमें जो इंक्रीज़ किया है इन्होंने जो पहले से, वो कितना इंक्रीज़ का किया है, कितना इस पर इंक्रीज़ किया है, रुपीज़ 300 पर क्विंटल। ठीक है। और इस मिलिंग कोपरा के जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है, केरला एंड तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन केरला एंड तमिलनाडु में होता है। अगला है हमारे पास बॉल कोपरा। तो जो बॉल कोपरा है, बॉल कोपरा मेनली ड्राई फ्रूट्स के रूप में हम यूज़ करते हैं, उसको खाते हैं, और कई सारे रिलीजियस पर्पसेस में भी इसका यूज़ होता है। तो जो इसका एमएसपी है, एमएसपी ये अभी 2024 में 12,000 पर क्विंटल कर दिया गया है ये। तो जो इसमें इंक्रीज़ हुआ है इसके एमएसपी में बॉल कोपरा के, वो कितना हुआ है, रुपीज़ 250 पर क्विंटल। और इसका जो मेजर प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, कर्नाटका में। तो इसके बेसिस पे देखिए क्वेश्चन क्या था, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉल कोपरा इन इंडिया। तो बॉल कोपरा हमने देखा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कर्नाटका। तो ऐसे में हमारा आंसर हो जाता है डी, करेक्ट हो जाता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बॉल कोपरा का कौन सा स्टेट है, कर्नाटका। बट आपको क्या करना है कि जो बाकी ये फैक्ट्स हैं ये भी हमें याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में स्टेटमेंट्स इनसे भी बन सकती हैं और हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इन फैक्ट्स को थोड़ा कहीं पे लिख लीजिए, इनको बाद में रिवाइज़ करने के लिए। तो इस क्वेश्चन से अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर निकालिए, उसके बाद वापस से मेरे साथ इस क्वेश्चन को समझिए। विद रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Article 124 states that there shall be a Supreme Court of India consisting a Chief Justice and 7 other judges unless a higher number is prescribed. The CJI is appointed by President of India and other judges are appointed by CJI after consulting President. Third, at present the Supreme Court consists of 34 judges. तो चलिए इसका आंसर निकालने से पहले हम सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं, उसके बाद वापस से हम क्वेश्चन पे लौटेंगे और जिससे हमारा इसका आंसर निकालना आसान हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ था वो हुआ था 28 जनवरी 1950। तो इसका जो इनॉग्रेशन होता है वो कब होता है, 28 जनवरी 1950 में। इसका मुख्य स्थान कहाँ पे है, इसका मुख्य स्थान है दिल्ली में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स हैं वो
कहाँ पे मेंशन्ड है, वो है पार्ट 5 में। पार्ट 5 के जो आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस का मेंशन कर रखा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, उसका सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या होंगी, सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्क करने का प्रोसीजर क्या होगा, तो सारा कुछ इन आर्टिकल्स में मेंशन कर रखा है, फ्रॉम आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147। तो देखिए हम आर्टिकल 124 को समझते हैं, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आर्टिकल 124 क्या कहता है? आर्टिकल 124 कहता है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग चीफ जस्टिस एंड नॉट एक्सीडिंग 7 members अनलेस एनी हायर नंबर इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। यानी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट इस नंबर को बढ़ा सकती है, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, पार्लियामेंट एक लॉ पास करेगी, लॉ पास करके इस नंबर को बढ़ा सकती है। तो देखिए जो ओरिजिनली नंबर है इसका, जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था और सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था, तो इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे इसके सुप्रीम कोर्ट के, वो थे 8। यानी हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 7+1। यहाँ पे 7 का मतलब है अदर जजेस और 1 का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इट मीन्स 7 अदर जजेस होंगे और 1 चीफ जस्टिस होगा। तो ये नंबर 1956 में एक बार रिवाइज होता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो ये नंबर 8 से बढ़ के हो जाता है 11, यानी 10+1। फिर से एक बार ये नंबर रिवाइज होता है 1960 में, ये नंबर 11 से होके हो जाता है 14। इट मीन्स 13+1। एक बार फिर से होता है 1977 में, तो ये नंबर 14 से हो जाता है बढ़कर 18, 17+1। तो फिर से एक बार रिवाइज होता है ये नंबर, और 1986 में ये 18 से बढ़ के नंबर हो जाता है 26। 25+1। अगेन 2008 में ये नंबर फिर से बढ़ता है और ये नंबर बढ़ के हो जाता है 26 से 31, यानी 30+1। एंड फाइनली 2019 में ये नंबर बढ़ के हो जाता है 34। इट मीन्स 33+1। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो जो इसका कॉम्पोजिशन है मेंबर्स का, तो वो कितना है 2019 में जो रिवाइज हुआ था, इट मीन्स 34। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर्स हैं वो टोटल कितने हैं 34। इट मीन्स 33 अदर जजेस एंड 1 CJI एंड 33 अदर जजेस। अगर हम इन जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करें, इनके अपॉइंटमेंट की बात करें, तो इन जजेस को अपॉइंट कौन करता है? इन जजेस को अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट देम आफ्टर कंसल्टिंग such judges of Supreme Court and High Court as he deems fit, and other judges also appointed by the President after consulting such judges of Supreme Court and High Court as he deems fit. तो both other judges and CJI both are appointed by President. तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर निकालते हैं। तो आर्टिकल 124 क्या कहता है? आर्टिकल 124 स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये वाला पोर्शन हमारा सही है। कंसिस्टिंग ए चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस अनलेस ए हायर नंबर इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। तो देखिए जब संविधान लागू हुआ था तो
यही नंबर प्रिस्क्राइब किया गया था। तो लॉ आर्टिकल में भी यही लिखा हुआ है। ये नंबर जो बढ़ाए गए हैं लॉ पास करके, ये नंबर बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, 34। तो अर्लियर जो ये आर्टिकल में यही मेंशन्ड है, तो हमारा ये आर्टिकल, ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है पहला। अब हमारी अगली स्टेटमेंट देखिए, द CJI इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय CJI। नहीं, अदर जजेस CJI अपॉइंट नहीं करता है, ये भी कौन करता है, प्रेसिडेंट। इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट whomsoever he consider fit। तो अब हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 34 जजेस। तो जो 2019 में नंबर रिवाइज हुआ था वो रिवाइज होके कितना हो गया था, 34, 33 प्लस 1। तो अभी एट प्रेजेंट जो हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो इनके मेंबर्स हैं वो नंबर उनका कितना है, 34। तो ऐसे में हमारी स्टेटमेंट 2 गलत हो जाती है, हमारा स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 3 सही है। तो अब हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। तो ओनली 1, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, ऑल 1, 2 and 3। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन सही हो जाता है C, 1 and 3 ओनली। चलिए अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे नोट करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके आप उस इन्फॉर्मेशन को अपने नोट्स में कहीं पे नोट कर लीजिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर निकालिए, उसके बाद वापस से मेरे साथ समझिए इसको। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 13 of the constitution is to secure paramountcy of the constitution regarding a directive principles of state policy, b fundamental rights, c fundamental duties, d all of the above। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आर्टिकल 13 की थोड़ी सी बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, जिससे हमें ये क्वेश्चन प्लस आर्टिकल 13 से रिलेटेड अदर क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जो ये हमारा आर्टिकल 13 है, ये आर्टिकल 13 लाई करता है हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो जो हमारे आर्टिकल 12 से 35 के तक जो आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे किससे डील करते हैं, फंडामेंटल राइट से। हमारा आर्टिकल 13 है, उसके 4 क्लॉजेस हैं, 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2, 13 क्लॉज 3 एंड 13 क्लॉज 4। जो हमारा 13 क्लॉज 4 है वो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था बाद में 1971 में। अभी हमारे लिए फ़िलहाल जो 2 क्लॉजेस इम्पोर्टेंट हैं वो हैं 13 क्लॉज 1 एंड 13 क्लॉज 2। देखिए जो हमारा ये 13 क्लॉज 2 है ये रिलेटेड है अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स से लेकर। जो फंडामेंटल राइट्स की अमेंडेबिलिटी है कि कैसे की जाएगी, किसके पास पावर है, कितनी पावर है, क्या अमेंड कर सकती हैं, क्या अमेंड नहीं कर सकती हैं। तो अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं करेगी जो एक या एक से अधिक फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती है। ऐसे में क्या होगा, किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। तो जो संसद के पास आर्टिकल 368 से जो पावर मिली है कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इसको लेके संसद ने कई बारी अमेंडमेंट किए,
तो अमेंडमेंट करने से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया। तो फाइनली जाके इसका कंक्लूजन निकलता है केशवानंद भारती केस में 1973। तो इस फंडामेंटल की अमेंडेबिलिटी से रिलेटेड ये केवीसी जो केस है, केशवानंद भारती केस है, ये क्या डिसीजन देता है? ये डिसीजन देता है कि जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वो बना सकती है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा सकता है, बट वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करेगी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल के आता है ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला। अब आ जाते हैं हम हमारे आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 की तरफ। ये हमारा आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल कहता है कि पार्ट 3 का कोई भी प्रोविज़न अगर वॉयलेट हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद वो सारे के सारे कानून क्या हो जाएंगे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा कानून हो जो कि इम्पोर्टेंट इनफ हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा? तो ऐसे ही एक केस होता है बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 में। बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन 1955। तो इस केस से क्या निकल के आता है? इस केस से निकल के आता है कि अगर कोई भी ऐसा कानून है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको हमेशा नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में हम ऐसे कानून को क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स की शैडो में रख सकते हैं। ऐसे में जो हमारा प्रिंसिपल निकल के आता है यहाँ से वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो इम्पोर्टेंट इनफ है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करके उसको फंडामेंटल राइट्स की शैडो में रख सकते हैं। ये डॉक्ट्रिन यहाँ पे आया। आगे चलकर 1955 में तो ये हो गया था। तो आगे चलकर 1959 में एक और केस होता है दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है? यहाँ पे निकल के आता है कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो हमें बीकाजी नारायण वर्सेस केस वाले उससे निकल के आया था जो ये डॉक्ट्रिन, तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है ये ओनली किस पे अप्लाई होगा? जो हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होंगे उसी पे अप्लाई होगा। जो संविधान बनने से पहले जो लॉज होंगे उसके लिए प्रिंसिपल अप्लाई होगा। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। फिर आगे चलकर 1974 में जो हमारा अंबिका मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस था। अंबिका मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहता है कि जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल में भी लॉज में भी अप्लाई हो जाएगा और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी अप्लाई हो जाएगा। कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो इम्पोर्टेंट इनफ है और वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है तो उसको हम रख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स की शैडो में। तो हम वापस से देखते हैं ऊपर जाके अपने क्वेश्चन को। तो जो ये क्वेश्चन है जो आर्टिकल 13 है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी सुप्रीमेसी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है कि चाहे कहीं कुछ भी हो संविधान में, बट हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के वो सबसे आगे हैं, सबसे ऊपर हैं। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड रहने चाहिए किसी भी केस में। तो ये जो आर्टिकल 13 है वो फंडामेंटल राइट्स की सुप्रीमेसी को
बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच क्वेश्चंस।